हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। हम बीए पार्ट सेकंड का पेपर पढ़ रहे थे, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें इससे पहले वाले वीडियोस में हमने असहयोग आंदोलन पर डिस्कस किया था। असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, क्यों असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और क्या उसके परिणाम निकले। आज का जो अपना टॉपिक है वो है भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए, असहयोग आंदोलन को जब हमने डिस्कस किया था, जब हम पढ़ रहे थे, तब उसके कारणों में हमने देखा था कि उस समय क्या था, जो परिस्थितियां थी। प्रथम विश्व युद्ध चला। प्रथम विश्व युद्ध के काल में किस प्रकार से महात्मा गांधी ने और भारतीयों से अपील की थी कि हमें किस प्रकार से अंग्रेज़ों का सहयोग देना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे शासक हैं। और महात्मा गांधी ने भी पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों का प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग प्रदान किया था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसी क्या घटनाएं घटी, क्या घटनाक्रम ऐसा हुआ कि वही महात्मा गांधी जो ब्रिटिश शासक के सहयोगी थे वो असहयोगी बन गए और समस्त जनता में या भारतीयों में अंग्रेज़ों के प्रति असहयोगी रुख अपना लिया, असहयोग की भावना का जन्म हुआ। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम बात करते हैं या भारत शासन अधिनियम 1919 के पहले के बैकग्राउंड पे थोड़ा सा हम जाते हैं, तो एक कहावत है कि युद्ध राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है ना। तो अगर ये बात की जाए या इस बात को समझा जाए, तो यह बात भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रथम विश्व युद्ध के समय में बहुत अधिक सीमा तक, काफ़ी हद तक इसको हम सत्य मान सकते हैं, क्योंकि युद्ध काल में भारतीयों के द्वारा इंग्लैंड को भारी सहायता दी गई थी और युद्ध क्षेत्र में भारतीय सैनिकों ने अद्भुत वीरता का परिचय देकर महान गौरव भी अर्जित किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने कहा भी था कि यह लड़ाई राष्ट्रीय स्वतंत्रता और लोकतंत्र के उद्देश्य के लिए लड़ी जा रही है और आत्मनिर्णय के सिद्धांत को पूर्वी देशों पर भी लागू किया जाएगा। और भारतीयों के द्वारा इस घोषणा को सत्य समझा गया और उनको यह दृढ़ विश्वास हो गया कि युद्ध का अंत होने पर भारत में वैधानिक सुधार के लिए एक नवीन युग का सूत्रपात होगा। इस मनोस्थिति और वातावरण में भविष्य में वैधानिक सुधार की अनेक योजनाओं पर विचार भी किया जाने लगा। सर्वप्रथम 1916 में कांग्रेस लीग सुधार योजना तैयार भी की गई और उसके बाद अन्य अनेक योजनाएं प्रस्तावित भी की जाने लगी या की गई। इन्हीं योजनाओं में एक है मॉन्टेस्क्यू की घोषणा, 20 अगस्त 1917। तो महायुद्ध के समय से ही निरंतर बदलती हुई परिस्थितियों ने ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए विवश कर दिया कि उसके द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की घोषणा की जाए। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जब अंग्रेज़ों ने सहायता मांगी थी भारतीयों से, तब उन्होंने यही कहकर मांगी थी या इसी आधार पर सहायता की भी थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय स्थिति में सुधार किया जाएगा, विधान परिषदों में सुधार किया जाएगा, ये प्रशासन में सुधार किया जाएगा और भारतीयों को स्वशासन की दिशा में ये एक अच्छा प्रयास रहेगा। तो ये भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन की घोषणा की जब बात आई, नए भारत मंत्री मिस्टर मॉन्टेस्क्यू एक प्रगतिशील दृष्टिकोण के थे। अतः उन्होंने उपयुक्त परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए 20 अगस्त 1917 को घोषणा की, जिसको हम मॉन्टेस्क्यू घोषणा के नाम से जानते हैं। उस मॉन्टेस्क्यू घोषणा में क्या बातें कही गई थी, वो यहाँ हमारा समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इस घोषणा में कहा गया था कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। साथ ही ये भी कहा गया कि उत्तरदायी शासन की स्थापना क्रमिक विकास के द्वारा ही संभव है। देखिए, पहला पॉइंट क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य क्या था, भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना, लेकिन उत्तरदायी शासन की स्थापना क्रमिक विकास द्वारा ही की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रगति के प्रत्येक चरण का निर्णय ब्रिटिश सरकार ही कर सकती है।
जिस पर भारतीय जनता की समृद्धि का भार और भार का उत्तरदायित्व होगा। इसी प्रकार एक और बात इसमें कही गई थी कि ब्रिटिश सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने का कार्य भारतीय जनता द्वारा इस संबंध में दिए गए सहयोग और उत्तरदायित्व के परिचय के आधार पर ही करेगी। अर्थात कि भारतीय जनता प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स का कितना सहयोग देती है, इस आधार पर ही या इसके अनुसार ही उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। अब देखिए, इसमें 4 बातें हमारे सामने आई हैं कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात होती है, लेकिन उत्तरदायी शासन की स्थापना कैसे होती है? विकास क्रम के द्वारा, क्रमिक विकास के द्वारा। लेकिन क्रमिक विकास और प्रगति का जो चरण है उस पर डिसीजन कौन लेगा? उस पर डिसीजन भी अंतिम रूप से ब्रिटिश सरकार के पास ही रह जाता है। और ये भी एक शर्त जोड़ दी जाती है कि इसमें कितना भारतीय ब्रिटिशर्स का सहयोग करते हैं प्रथम विश्व युद्ध में, उसके अनुसार ही उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। तो घोषणा पत्र में जहाँ एक और यह उत्साहवर्धक बात थी कि भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना है, वहीं इसके साथ ही यह निराशाजनक बात भी जोड़ दी गई थी कि उत्तरदायी शासन की स्थापना क्रमिक रूप से ही हो सकेगी और प्रत्येक नवीन चरण की प्रकृति तथा समय का निर्णय ब्रिटिश सरकार द्वारा ही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह कहकर कि भविष्य का विकास भारतीयों के सहयोग और उनके द्वारा प्रदर्शित उत्तरदायित्व की भावना पर निर्भर करता है, भारतीयों को असहयोग के विरुद्ध एक अस्पष्ट धमकी भी दे दी गई थी, है ना भाई। डायरेक्ट नहीं कही ये बात, नहीं कही, लेकिन ये बात कहना कि जितना भारतीय ब्रिटिशर्स की सहायता के लिए करेंगे प्रथम विश्व युद्ध में, उसी के अनुसार या उसी आधार पर उत्तरदायी शासन की स्थापना आफ्टर वॉर की जाएगी। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ उन्होंने उत्तरदायी शासन की स्थापना का लालच भी दिया था, लेकिन साथ में दूसरी तरफ ये कहकर धमकी भी दे दी थी। किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 1917 की घोषणा से भारतीय शासन में विकास के एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ। इस घोषणा में पहली बार भारत में ब्रिटिश नीति का लक्ष्य घोषित किया गया था, है ना। और 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, जिस पे जो हमारे टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था वो इसी मॉन्टेस्क्यू घोषणा को क्रियान्वित करने की दिशा में प्रथम चरण था। इसने बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए थे और भारत में प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं के विकास का एक नवीन युग प्रारंभ किया था। इसी संदर्भ में एन श्रीनिवासन का कहना है कि यह नौकरशाही शासन की पद्धति का प्रथम उल्लंघन और प्रतिनिध्यात्मक शासन का वास्तविक प्रारंभ था, है ना। कि ये अधिनियम नौकरशाही शासन की पद्धति का पहली बार उसका उल्लंघन किया गया था और देश में प्रतिनिध्यात्मक शासन की शुरुआत अगर हम मानते हैं तो वो इसी अधिनियम से मान सकते हैं। इसी प्रकार कुपलैंड ने इस महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में लिखा था कि इसने विधायी और कार्यपालिका सत्ता के बीच की सीमा रेखा को समाप्त कर दिया। पूर्वकालीन सुधारों द्वारा भारतीयों को व्यवस्थापिकाओं पर नियंत्रण की शक्ति दी गई थी, शासन पर नहीं। अब भारतीयों को शासन के महत्वपूर्ण विभागों का कार्य संभालना था और वे इन व्यवस्थापिकाओं के निर्वाचित बहुमत के प्रति उत्तरदायी थे। तो एक तरह से भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की शुरुआत 1919 के अधिनियम मॉन्टेस्क्यू घोषणा, जिसको हम मॉन्टेस्क्यू घोषणा से शुरुआत मानते हैं, मॉन्टेस्क्यू घोषणा या जिसका पालन 1919 के अधिनियम में होता है, यहाँ से हम उसको शुरुआत मान सकते हैं। अब इस अधिनियम की जो प्रस्तावना थी वो सुधारों के उद्देश्य का उल्लेख व्यापक रूप में अधिनियम की प्रस्तावना में ही किया गया था। वस्तुतः यह अगस्त 1917 की घोषणा के समान ही था। इसी संदर्भ में सर तेज बहादुर सप्रू द्वारा अधिनियम की प्रस्तावना का विश्लेषण इस प्रकार किया गया था, अर्थात इन पॉइंटों के आधार पर इस घोषणा का विश्लेषण किया जा सकता है। क्या कि ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भाग रहेगा, अर्थात इस घोषणा में
ये बात स्पष्ट थी कि ब्रिटिश भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भाग रहेगा। दूसरी बात थी कि ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन संसद की घोषित नीति का लक्ष्य होगा। तीसरी बात थी कि उत्तरदायी शासन धीरे धीरे ही दिया जा सकता है, और साथ ही यह भी था कि उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि दो बातें की जाएं, या दो बात की जाएं: प्रशासन की हर शाखा से भारतीयों का अधिकाधिक संबंध और स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से इस अगस्त घोषणा के जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, या महत्वपूर्ण एक विश्लेषण था इस प्रस्तावना का, वो इन पॉइंटों पे स्पष्ट हो जाता है। इस अधिनियम की प्रस्तावना से यह नितांत स्पष्ट है कि एक तो इसमें साम्राज्य के बाहर स्वतंत्र भारत की कल्पना नहीं की गई थी। स्पष्ट था कि ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भाग रहेगा। तो ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर भारत की स्वतंत्रता की कोई भी बात नहीं की गई थी। साथ ही प्रस्तावना में यह बात भी स्पष्ट थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत को सदैव अपने प्रभुत्व में रखना चाहती है, और यह बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा भारत के अन्य राजनीतिक दलों की आशाओं के अनुकूल नहीं थी। इसके अतिरिक्त भारतीयों की राजनीतिक प्रगति के निर्णय का भार ब्रिटिश पार्लियामेंट को सौंपना निश्चित रूप से अपमानजनक था। तो इस प्रकार 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना बहुत दोषपूर्ण थी, और यह भारतीयों में उत्साह उत्पन्न करने में असमर्थ रही। तो इस प्रकार जब मॉन्टेस्क्यू घोषणा की बात आती है, 1917 की जो मॉन्टेस्क्यू घोषणा थी, उसमें कुछ महत्वपूर्ण भारतीय शासन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन की बात की गई थी, उत्तरदायी शासन की बात की गई थी, है ना, भारतीयों को शासन में शामिल करने की बात की गई थी। लेकिन अंतिम निर्णय की जो शक्ति है, या विकास की जो शक्ति है, फैसले की जो शक्ति है, वो फिर भी ब्रिटिश शासन के पास ही रह जाती है। तो एक तरह से हम ये नहीं कह रहे कि भाई ये असफल रही या सफल रही, वो तो हम आगे जब 1919 का अधिनियम की विशेषताओं पर डिस्कस करेंगे, उसके महत्व पर डिस्कस करेंगे, तो सामने आ जाएगी। लेकिन ये भारत में क्रमिक विकास की दिशा में, प्रतिनिध्यात्मक शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसी आधार पर 1919 का अधिनियम पारित होता है, जिसमें भारतीय शासन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इसको हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।